हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर वैद्स लीगल नेक्सस लॉ में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है दैट्स अ पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट that is based upon the Latin term nemo dat quod non habet, means a no person can convey a better title which he has. Means the Latin term nemo dat quod non habet literally means no one gives what he does not have. That is a legal rule. Means where a person who is going to purchase a goods from a seller, if a seller don't have any kind of a title or a right to sell that particular property or a goods, then the buyer may also not get any kind of a title. यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि टाइटल का मतलब क्या है। टाइटल का मतलब है ऑनरशिप। टाइटल का मतलब है उसका मालिकाना हक। पहले हमने जो टॉपिक इससे पहले डिस्कस किया था, इससे पहले जो है एक जो है वीडियो है जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल में डिफरेंस भी वहाँ थोड़ा सा आपको बताया गया था कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र हो, यानी गुड्स जो है वो सेलर टू बायर किस मोड्स मैनर वे में ट्रांसफ़र हो रही है, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। अब इस ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो जो सेलर है वो सेलर कौन हो, जिसके सेल करने से जो बायर है वो खुद उस प्रॉपर्टी का, उस गुड्स का जो है वो ऑनर बन जाए, मालक बन जाए। टाइटल उसको सेल में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है जी। तो सेलर अगर ऑनर है तभी वो अगर सेल करेगा, ठीक, तो बायर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। मान लीजिए आपका बाइक है या एक्टिवा है, मेरे को कुछ राइट नहीं है उसमें, मैं अगर उस बाइक या एक्टिवा को सेल कर दूं किसी पर्सन को, तो बायर को जो है, चाहे उसने पेमेंट कर दी, बायर की पेमेंट की है नहीं की है ये इममटीरियल होगा। मटेरियल क्या चीज़ है, ज़रूरी क्या चीज़ है कि जो सेलर है वो राइट रखता है ये सेल करने का या नहीं। ठीक है जी। तो जनरल रूल इसमें क्या है कि the seller cannot transfer to the buyer of a goods a better title that he himself has। यानी कि जहाँ पर सेलर का टाइटल ही डिफेक्टिव है, देन द बायर्स टाइटल विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द सेम डिफेक्ट। तो बायर का टाइटल भी जो है वो डिफेक्टिव ही कंसीडर होगा। अब जो सेक्शन 27 है, सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो प्रेजेंट एक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसका सेक्शन 27 क्या कहता है कि सेल बाय पर्सन नोट द ऑनर। ठीक, कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी अन्य लॉ है, कोई भी अदर लॉ है जो लागू है इस समय, or where the goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of owner, the buyer acquires no better title to the goods that the seller had। यानी कि पहली चीज़ अगर हम इसमें देख के चलें तो जहाँ पर जो गुड्स है वो सोल्ड हो रही हैं बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट द ओनर, जो एक तो चीज़ वो मालक नहीं है, दूसरा who does not sell them under the authority, ना ही उसको किसी तरह की कोई अथॉरिटी है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दिया गया कि आप इस चीज़ को सेल करें, और ना ही उसके पास कंसेंट ऑफ ऑनर है, ना ही ऑनर ने किसी तरह की कोई जो है उसको अपने रजामंदी दी है, कंसेंट दी है भी आप इस गुड्स को सेल कर दें। तो जब वो सेलर गुड्स को सेल करेगा तो बायर then the buyer acquires no better title to the goods than the seller had। तो बायर को भी जो है वो टाइटल कन्वे नहीं होगा। अब ये तो था जर्नल रूल।
ठीक, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर ऑनर जो है वो सेल करेगा तभी बायर को ऑनरशिप मिलेगी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मींस कि जो जर्नल रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पर्संस डिस्कस करेंगे। जो सेलर हैं वो सेलर हैं, ना तो जो वो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी कि वो ओनर हों, ठीक है, वो ओनर नहीं है सेलर यहाँ पर। ना ही ओनर ने कोई अथॉरिटी दी है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी है सेल करने को, वो भी नहीं है सेलर के पास। ना ही कंसेंट है उस पर्सन की कि भी आप सेल करें। इवन देन अगर सेलर जो गुड्स को सेल कर रहा है, अब इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में तो जो बायर है दैट गोट द बेस्ट टाइटल, उसको एक गुड टाइटल, बेस्ट टाइटल जो है कन्वे होगा किस चीज़ का, ऑनरशिप का। अब अगर ये पर्सन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और वो कोई और भी लॉ है जो इसमें लागू है, तो उसके अंदर देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, उसको हम एक्सेप्शनल सिचुएशंस कह रहे हैं। और वो जो वेरियस एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस में जो पर्सन फॉल करेंगे, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पर्सन अगर गुड्स को सेल करते हैं तो बायर को एक गुड टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा, मींस बायर ऑनर बन जाएगा। जर्नल रूल क्या था कि जो पर्सन ऑनर है, मालक है, वो ही अगर सेल करे तो बायर ऑनर बनेगा। पर इन जो सेक्शन 27 की एक्सेप्शन है, इसमें जो सेलर है पर्सन वो ऑनर नहीं है, पहली चीज़। ना ऑनर ने अथॉरिटी दी है उसको सेल करने की, ना ही ऑनर की कंसेंट है सेल करने की। इसके बावजूद भी अगर सेलर इन कैटेगरी में फॉल करता है तो वो सेलर अगर ट्रांसफ़र कर दे बायर को तो बायर ऑनर बन जाएगा। क्लियर जी? अब एक्सेप्शंस हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल को अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। जर्नल कंसेप्ट क्या है एस्टॉपल की, कि where the goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority with the consent of owner, the buyer acquires no better title to the goods that the seller had. That is the general principle unless, अब यहाँ पर ये समझना चीज़ ज़रूरी है। पहली वाली चीज़ तो वही है कि जो अगर पर्सन गुड्स को सोल्ड कर रहा है, ना वो ऑनर है, ना ही अंडर अथॉरिटी के वो सेल करे, ना ही कंसेंट है ऑनर की, तो बायर को गुड्स का टाइटल मींस ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी अनलेस, बशर्ते, प्रोवाइडेड, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, अनलेस द ऑनर ऑफ द गुड्स इज़ बाय कंडक्ट प्रिकुलेटेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। यानी जहाँ पर जो ऑनर ऑफ गुड्स है, अगर वो डिनाई नहीं करता, अवॉइड नहीं करता कि जो सेलर है वो अगर गुड्स को सेल कर रहा है, तो अब जो ऑनर है उसके ऊपर एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। अब चीज़ समझनी ये ज़रूरी है कि अनलेस द ऑनर ऑफ द गुड्स इज़ बाय कंडक्ट प्रिकुलेटेड, अवॉइड करे, प्रिवेंट करे, ठीक है जी, उस पर्सन को, सेलर को रोके फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल ध्यान से समझने ज़रूरी है कि अगर दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड जिसका बाइक है, ठीक, और दूसरा उसका फ्रेंड जो है वो उसके साथ रोज़ कॉलेज आता है, ठीक, दोनों ही बाइक पे कॉलेज आते हैं। एक फ्रेंड का बाइक है, दूसरा उसका दोस्त उससे लिफ्ट लेके जो है वो रोज़ कॉलेज आता है। अब जो पर्सन लिफ्ट ले रहा है, अब वो बाइक का ऑनर तो नहीं है, पर अगर किसी दिन वो जब उसका फ्रेंड जिसका बाइक है ऑनर है वो भी अवेलेबल है, वो अगर ओपनली अनाउंस कर रहा है कि भाई हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, हम ये बाइक 10,000 का सेल कर देंगे, जो रियल ऑनर है फ्रेंड वो भी बैठा सुन रहा है, देख रहा है। अब कोई अगर कॉलेज में से पर्सन ने आके उसको 10,000 रुपीज़ हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, और वो फ्रेंड चला गया, उसके बाद जब वो बाइक को स्टार्ट करने लगा, ठीक है जी, उसका पोजेशन लेके जाने लगा, तो जो रियल ऑनर था, जो फ्रेंड था जिसका वो बाइक था, वो कहे भाई मैंने नहीं इसको कोई राइट दिया सेल करने का। भाई राइट नहीं दिया, पर आपका एक्ट और कंडक्ट क्या इंप्रेशन दे रहा है
जनरल पब्लिक के माइंड में कि हाँ आपकी प्रेजेंस में अगर आपका फ्रेंड सेल कर रहा है तो इट मीन्स आपने उसको अथॉरिटी दी होगी, ठीक है। तो अब उस ऑनर के ऊपर, अब उस जो फ्रेंड है जिसका बाइक है उसके ऊपर एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। अब वो पर्सन जो सेलर की अथॉरिटी है टू सेल द गुड्स उसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, व्हेन द ऑनर ऑफ गुड्स यहाँ पर जो पर्सन बाइक का मालक था, ठीक है, ऑनर था, बाय हिज कंडक्ट और ओमिशन, बाय हिज एक्ट और ओमिशन, अगर कोई उसने कंडक्ट किया है, एक्ट किया है या कुछ नहीं किया है, ठीक है जी। तो जनरल कंसेप्ट ये हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर कुछ एक्ट या कंडक्ट जो है उसके लिए पर्सन लायबल है, तो ओमिशन के लिए मीन्स नॉट टू डू समथिंग के लिए भी पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो अगर उसके एक्ट या ओमिशन से जो बायर है, परचेजर है, उसके मन में क्या बिलीव हुआ दैट द सेलर ऑफ दोज गुड्स हैज़ अ राइट टू सेल देम, कि अगर जो सेलर है जो इसमें बेच रहा है, ठीक है जी, उसके पास राइट है सेल करने का, then subsequently he cannot deny, subsequently he means that the person who is the owner of a goods, जो मालक है उस गुड्स का, cannot deny the existence of such right in a seller। तो जो सेलर का जो राइट था उसको वो पर्सन अब डिनाई नहीं कर सकता। इफ द पर्सन मीन्स द सेलर, जो उसका फ्रेंड है जो उससे लिफ्ट लेके आ रहा है, अगर वो पर्सन सेल द गुड्स विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी, अगर हम कहें कि अगर वो सेल कर रहा है, तो बायर ऑफ दोज गुड्स गेट अ गुड टाइटल, मीन्स ऑनरशिप वो उसको मिल जाएगी, एंड द ऑनर जो उसका रियल ऑनर है कैन नॉट रिकवर दोज गुड्स फ्रॉम द बायर। अब वो बायर से वो वापस लेना चाहे, जिस पर्सन ने उस बाइक के 10,000 दे दिए उसके फ्रेंड को जो लिफ्ट लेके आता था, उसने सेल किया है जो रियल ऑनर है उसकी प्रेजेंस में, तो उसका जो ओमिशन है, उसका चुप रहना है, उसका जो मतलब इंटरफियर ना करना है इस पूरी सेल में, ये उस पर्सन के ऊपर एस्टॉपल अप्लाई होता है, रोक लगा देता है कि अब वो उस जो सेलर की अपने फ्रेंड की जो है सेल को डिनाई नहीं कर सकता। इस कंसेप्ट को हम कह रहे हैं जी एस्टॉपल। अब ये ध्यान से समझ लीजिएगा केस। इस केस में क्या है कि जो एम है वो ऑनर ऑफ वैगन है, अपने जो एक एम्प्लाई के है उसको अलाउ करता है कि ठीक है आप इस बाइक के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं। जब वो बाइक के ऊपर जो अपना उसकी जो है वैगन है, जो गाड़ी है, अगर उसके ऊपर वो अपना नाम लिख रहा है पर्सन, तो पब्लिक के माइंड में क्या आएगा, परचेजर के माइंड में क्या आएगा कि हाँ जी ठीक है, नाम वही अपने जो है किसी भी वैगन के ऊपर, कार के ऊपर, बाइक के ऊपर लिखता है जो वो ऑनर होता है। तो अब अगर इस इम्प्रेशन में जो पर्सन है, ठीक है जी, सी, अगर उसने उस वैगन के रिगार्डिंग के को गुड फेथ में जो है वो परचेज कर लिया, पेमेंट कर दी, देन नाउ द सी एक्वायर्स अ गुड टाइटल। अब सी को जो है वो गुड टाइटल मिल जाएगा, जो उसका रियल ऑनर था एम, दैट पर्सन इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग केज अथॉरिटी हुज नेम इज मेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर वैगन। जिस पर्सन का नाम उस वैगन के ऊपर मेंशन था उसको अब वो जो है, ठीक है जी, उसकी अथॉरिटी को अब वो डिनाई नहीं कर सकता। ये फर्स्ट एक्सेप्शन थी जो हमने डिस्कस किया जी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है दैट इज अ प्रोविजो टू सेक्शन 27, सेक्शन 27 दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू सेल और परचेज द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, ठीक है जी, तो इसको भी आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा। तो जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, तो अगर एजेंट गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक, अब यहाँ पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ ऑनर। कंसेंट ऑफ ऑनर किस चीज़ की कंसेंट है, सेल की कंसेंट है या नहीं है, पर कंसेंट ऑफ ऑनर में क्या हुआ, इन द पोजेशन ऑफ दैट गुड्स, जो गुड्स उसने अपने पोजेशन में की मर्केंटाइल एजेंट ने, वो ओनर की कंसेंट से की, ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। और अगर अब वो पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ठीक, अब वो सेल कर दे उस गुड्स को जो उसने विद द कंसेंट ऑफ ऑनर ऑब्टेन की थी बीइंग अ मर्केंटाइल एजेंट, अब वो सेल वैलिड होगी बशर्ते provided that the buyer's act is good faith and he has
Note at the time of contract of sale, notice that the sale that particular seller has no authority to sell. यानी कि उस अगर बायर ने गुड फेथ में वो चीज़ वो गुड्स मर्केंटाइल एजेंट से परचेज कर ली और उसको नहीं पता कि मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर किसी तरह की कोई रोक लगी है सेल करने की, तो वो गुड फेथ में परचेज कर रहा है, तो अब वो सेल वैलिड होगी। अब फिर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नॉर्मली क्या है कि मर्केंटाइल एजेंट क्या है, एजेंट है जी, ही हैज़ एन अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, ठीक। और अगर वो सेम वो चीज़ कर रहा है एंड ही डज सो, देन नो डिफिकल्टी अराइजेज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल क्या है, इन एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू सेल द गुड्स एंड कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर, दैट इज अ जनरल रूल। डिफिकल्टी कहाँ आएगी, द डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन द मर्केंटाइल एजेंट डिस्पोज ऑफ गुड्स विदाउट हैविंग द अथॉरिटी टू सेल दैट पर्टिकुलर गुड्स, ठीक। कि अगर मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी दे दी प्रिंसिपल ने सेल करने की, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी ड्यूटी है सेल करने की, पर ऑब्टेन तो कर लिया पोजेशन मर्केंटाइल एजेंट का, पर उसको प्रिंसिपल ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी कि सपोज इस बिलो प्राइस से आप सेल लेस जो है आप सेल नहीं करोगे, ठीक है जी, या आप इस समय सेल नहीं करोगे या इसको सेल नहीं करोगे, ये इंडोर मैनेजमेंट है उसकी, ठीक। अब ध्यान से इसके इसेंशियल्स फिर दोबारा समझ लीजिएगा। पहली चीज़ क्या है कि दैट द सेलर इज़ अ मर्केंटाइल एजेंट। सबसे पहले जो सेलर है वो मर्केंटाइल एजेंट हो, ठीक। अब वो जो पर्सन है, ठीक, उस गुड्स के पोजेशन में कैसे आया, ठीक है जी, ही शुड बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स इन हिज कैपेसिटी। उसकी मर्केंटाइल एजेंट की कैपेसिटी से ही उसको गुड्स जो है वो मिली हैं, यानी अदर कैपेसिटी, फ्रेंड की कैपेसिटी से नहीं। अगर आपने जो है किसी पर्सन को फ्रेंड की कैपेसिटी से कहा कि ठीक है आप 2 मिनट इस चीज़ को रखें, या आप अपने नेबर के पास कोई चीज़ जो है वो छोड़ गए, अपना पेट छोड़ गए या कोई अपना वैल्यूएबल आइटम्स रख गए, कोई कार बाइक रख गए कि ठीक है जी आफ्टर अ मंथ जो है आप उससे ले लेंगे, तो अब वो पर्सन मर्केंटाइल एजेंट नहीं है, आपने उसको नेबर की कैपेसिटी से, फ्रेंड की हैसियत से उसको जो है गुड्स डिलीवर की है। अब वो अगर सेल करेगा तो वो वैलिड नहीं है, और विद द कंसेंट ऑफ ऑनर, ऑनर की कंसेंट से अगर चीज़ ली है। अब यहाँ पर मर्केंटाइल एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट ने बिना कंसेंट के अपने प्रिंसिपल के कोई चीज़ उठा ली, चोरी कर ली, तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। देन ही शुड सेल द गुड्स वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो सेलर है, जो मर्केंटाइल एजेंट है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस गुड्स को सेल कर रहा है। देन द बायर शुड एक्ट इन अ गुड फेथ, मींस बायर ने गुड फेथ में उसके ऊपर जो है गुड्स को परचेज किया हो। गुड फेथ का मतलब विदाउट हैविंग एनी नोटिस। किस चीज़ का नोटिस, कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल, यानी कि जब बायर वो गुड्स परचेज कर रहा है उस समय उस बायर को ये चीज़ की नॉलेज ना हो कि भाई जिस मर्केंटाइल एजेंट से वो गुड्स खरीद रहा है वो पर्सन को किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं है सेल करने की। अगर उसको ये नॉलेज है फिर ये गुड फेथ नहीं है, फिर ये जो मर्केंटाइल एजेंट ने अगर ट्रांसफ़र की है चीज़ तो वो वैलिड टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करेगा। यानी जो मर्केंटाइल एजेंट गुड्स को सेल कर रहा है तो बायर को उसकी ना जो है सेल करने वाली जो उसकी कैपेसिटी इसके बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, यानी गुड फेथ में बायर ने इसके ऊपर एक्ट किया हो। गुड फेथ को हम आगे भी जो है पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि गुड फेथ का मतलब क्या है, कि पर्सन रीजनेबल बिलीव करे कि ठीक है जी ये पर्सन सेल करने आया तो हमने इससे परचेज कर लिया। नेक्स्ट जो है अब इस चीज़ को ध्यान से समझना ज़रूरी है। जैसे हमने कहा अभी मर्केंटाइल एजेंट, पहले भी आपको बता दिया कि मर्केंटाइल एजेंट मीन्स दैट एजेंट हैविंग इन अ कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या है, जो एक ट्रेडिशनल अगर हम कहें या एक रिवाज है किसी भी बिजनेस में कि दैट पर्सन हैज़ अथॉरिटी आइदर टू सेल दैट गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय द गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। तो कुछ भी उसके पास उसकी ड्यूटी हो सकती है मर्केंटाइल एजेंट की, जिसको हम व्यापारिक एजेंट कह रहे हैं, कि जो पर्सन है वो चाहे तो गुड्स को सेल करे, कंसाइन करे, सेल के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गुड्स खरीदे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कुछ जो है गुड्स जो उसके पोजेशन में है उसको चाहे तो वो प्लेज कर सकता है, तो वो मर्केंटाइल एजेंट कंसीडर होगा। केस ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर। अब जो केस है
वो है जी कि जिसमें पर्सन ने, ठीक है जी, अपने मर्केंटाइल एजेंट को कार दी और स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस प्राइस के से कम में उसको सेल नहीं करेगा। ठीक, अब ये जो मर्केंटाइल एजेंट है इसमें हो कई बार जो है एग्जांपल जो है आप आ जाती है कई बार सामने की, जैसे ऑक्शन सेल होती है। ठीक, अब ऑक्शन सेल में कह दिया कि ये रिजर्व प्राइस है, जो ऑक्शनियर है दैट्स आल्सो कंसीडर एन एजेंट। तो जो ऑक्शनियर है अगर इसको कहा कि ये जो गुड्स है इसको 10,000 से कम में सेल नहीं करना, ये इंडोर मैनेजमेंट होगी, रिजर्व प्राइस हो गया 10,000, अब वो 9,000 में सेल कर देता है। जैसे इस केस में है कि एजेंट जो है वो एक पर्सन जो बोनाफाइड परचेजर है उसको बिलो रिजर्व प्राइस सेल कर देता है। कहा तो आपने था कि ऑक्शनियर को नीलामी में 10,000 से ऊपर की सेल करना, पर उसने उसको 9,000 में सेल कर दिया। ठीक है जी, और जो बायर है वो गुड फेथ में परचेज कर ले कि उसको नहीं पता कि इसका रिजर्व प्राइस 10,000 है या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि भाई ये इस से कम में सेल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उस बायर को नहीं पता, बायर ने ठीक है निगोशिएशन किया उससे और उससे कम में वो ले गया जो उसको इंस्ट्रक्शन थी प्राइस के, तो अब वो सेल वैलिड होगी। जो उसका रियल ऑनर है वो रियल ऑनर उससे रिकवर अपनी जो कार वापस लेना चाहे बायर से तो वो नहीं ले सकता। उसके पास सिर्फ एक ही रेमेडी है कि वो चाहे तो बिजनेस मिसकंडक्ट के लिए एजेंट से रिकवर कर ले। ठीक है जी, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर पर्सन है जिस फ्रेंड ने उसकी बाइक सेल की, ठीक, और हमें लगा तो जी भी बाइक फ्रेंड है, फ्रेंड के पास कैपेसिटी नहीं, उसने सेल कर दिया, पर उस समय क्या था, उसका जो रियल ओनर फ्रेंड था प्रेजेंट था। ठीक, यहाँ पर भी जो पर्सन है, ठीक है आपकी इंडोर मैनेजमेंट है, आपने इंस्ट्रक्शन को जो है सॉरी एजेंट को जो है इंस्ट्रक्शन दी है कि ठीक है आपने 10,000 से लेस में सेल नहीं करना, बिलो इस प्राइस सेल नहीं करना, पर एजेंट ने सेल कर दिया। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि वो पहले वाले केस में फ्रेंड जो है जिसका बाइक है वो अपने दूसरे फ्रेंड से उसकी कंपनसेशन ले सकता है। यहाँ पर भी जो रियल ऑनर है, जो प्रिंसिपल है, वो उस एजेंट से कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। पर दोनों ही केसेस में वो पर्सन चाहे अपनी बाइक लेना, इस केस में कार वापस लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो पर्सन नहीं रिकवर कर सकते। ठीक है जी, फिर ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये तभी ज़रूरी है कि मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट टाइटल इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट एंड नॉट इन एनी अदर कैपेसिटी। किसी फ्रेंड की कैपेसिटी में जो है वो रिकवर पर्सन ने गुड्स को ना किया हो। और अगर इस तरह है कि उसने फ्रेंड की कैपेसिटी से गुड्स ली और अब उसने आगे फर्दर सेल कर दी, तो जो बायर होगा तो वो उसके पास एक जो टाइटल है, ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, वो कन्वे नहीं होगा। ठीक है जी, अब जैसे इस एग्जाम्पल की हम अगर बात करें, ठीक, कि अगर जो पर्सन है, ठीक, कि अपने कुछ वैल्यूएबल गुड्स है उसको अपने नेबर के पास जो है वो छोड़ के जा रहा है सेफ कस्टडी में, और पर्सन जो है, ठीक, उसको अगर सेल कर रहा है, तो यहाँ पर वो पर्सन जो नेबर है उसके पास कैपेसिटी नहीं है सेल करने की। अब वो जो रियल ऑनर है वो अब जो पर्सन है वो उससे बायर से गुड्स को वापस ले सकता है, क्योंकि नेबर की एक ही ड्यूटी है, वो एज ए बेली उस चीज़ को मेंटेन करे। उसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स को मेंटेन करना, उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, बेलमेंट की कंसेप्ट सेक्शन 148 में। ठीक, और उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, दैट इज अंडर सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है जी, थर्ड जो इसकी एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर ली एस्टॉपल, ठीक है जी, सेकंड हमने डिस्कस कर ली सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, थर्ड हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर। ठीक है जी, वेयर देयर आर वन और सेवरल ज्वाइंट ओनर्स, कि जो पर्सन है एक या एक से ज़्यादा जो है वो ज्वाइंट ओनर है। अब वो ज्वाइंट ओनर्स जो हैं, ठीक, उस गुड्स का पोजेशन वो रख रहे हैं किसी एक पर्सन के पास, यानी जो गुड्स का पोजेशन है वो गुड्स का पोजेशन है एक जो उनका पर्सन है,
उसके पास अगर गुड्स का पोजेशन है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो पर्सन है जिसके पास वो पोजेशन है गुड्स का, जो कॉर्नर है, अगर वो सेल कर रहा है गुड्स को, तो वो वैलिड सेल कंसीडर होगी। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा कि इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स हैज अ sole possession of them by the permission of the other co-owners, फिर बाकी co-owners की permission के साथ अगर एक पर्सन के पास वो गुड्स का पोजेशन है, तो अब अगर वो पर्सन उस जिसके पास पोजेशन है गुड्स का, वो अगर फर्दर सेल कर दे तो वो सेल वैलिड कंसिडर होगी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर सपोज यहाँ पर जो एग्जांपल दी है कि जो पर्सन, ठीक है, सपोज 3 है ब्रदर हैं, ठीक, ABC, अब उनके पास एक काऊ जो है वो इन कॉमन है। अब B और C ने जो है वो काऊ को किसके पास रखा हुआ है? A के पास, A के पोजेशन में है। और इफ A सेल दैट पर्टिकुलर काऊ टू अनदर पर्सन D, और D दैट पर्सन हु परचेजेस द काऊ इन ए गुड फेथ for value, for consideration, now the person D gets a good title। तो उस पर्सन को जो D है उसको एक गुड टाइटल जो है वो कन्वे होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है जी सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 29 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब इसमें क्या है कि जो पर्सन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स के पोजेशन में है, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं इसको समझना ज़रूरी है। वेयर देयर इज़ अ पर्सन हैव अ नॉट अ फ्री कंसेंट, ठीक, कंसेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 13 में, जहाँ पर पार्टीज जो है एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, उसको हम कह रहे हैं जी कंसेंट है। और सेक्शन 14 में जो है वो फ्री कंसेंट है कि अगर कंसेंट को ऑब्टेन किया गया बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, तो अब उस कंसेंट को हम फ्री नहीं कह सकते, वो अब हो गई, ठीक है जी, क्या वो बनेगी कि अब जिस पर्सन की कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, थ्रू कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, तो अब वो उस पार्टी के हुज कंसेंट हैज बीन सो ऑब्टेन एंड हुज कंसेंट इज नॉट अ फ्री, तो उसकी ऑप्शन के ऊपर एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन तो वो वॉइडेबल होगी। तो वॉइड डिक्लेयर इसको करवाया जा सकता है। अब सपोज कि पर्सन के वो गन पॉइंट के ऊपर जो उसका बाइक था उसको कहा भी ठीक है ये आप 10,000 में मुझे सेल कर दें, सिग्नेचर कर दें इसके ऊपर, तो अब अगर उस पर्सन ने गन पॉइंट के ऊपर जो है, ठीक, इस चीज़ को रिटर्न में ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एबल। पर्सन चाहे जब कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, थ्रू कोअर्जन है, फोर्स यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, या फ्रॉड है, या मिसरिप्रेजेंटेशन है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मींस पर्सन इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि पर्सन जो है वो उसको कोर्ट में वॉइड डिक्लेयर करेगा। पर इन बिटवीन, यानी जब ये काम हुआ और उस पर्सन ने, ठीक है जी, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, ठीक है जी, जब तक वो पर्सन कोर्ट जाके उसको वॉइड डिक्लेयर करेगा, इन बिटवीन अगर जो पर्सन है जिसके पास वो पोजेशन है उस गुड्स का, अगर वो उसको सेल कर दे, यही कंसेप्ट हमने प्लेज में भी डिस्कस किया था कि अगर वो पर्सन प्लेज कर दे, प्लेज भी वैलिड होगा, सेल कर रहा है यहाँ पर हमने क्योंकि सेल डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पर्सन अगर सेल करेगा और जो बायर है, अब यहाँ गुड फेथ समझ लीजिएगा ध्यान से, कि अगर बायर को नहीं पता कि इस बाइक को गन पॉइंट पे लिया गया है, कोर्जन एक्सरसाइज करके लिया गया, फोर्स यूज की गई है, फ्रॉड यूज किया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर ये उस बायर को नहीं पता, वो गुड फेथ में कि हाँ ठीक है इस पर्सन के नाम ये एग्रीमेंट है, सिग्नेचर है उस पर्सन के, अब अगर वो पर्सन उसको परचेज कर रहा है पेमेंट दे के, ठीक, जिस पर्सन ने वो गन रख के जो है वो एग्रीमेंट साइन करवाया, उसको अगर वो पेमेंट करके बाइक लेके जा रहा है, तो अब जो बायर है उसको ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जो पर्सन है जिसका बाइक था रियल ऑनर है, उसके पास क्या रेमेडी है कि वो कंपनसेशन क्लेम करे।
कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है पर अपनी गुड्स को जो है वो वापस नहीं ले सकता। ठीक है जी। यहाँ पर फिर ध्यान से समझना ज़रूरी है कि पर्सन जो बायर है उसको वो डिफेक्ट का, ठीक है जी, पता ना हो कि सेलर जो है उसने किस तरह किस जो है गलत तरीके से वो गुड्स को ऑब्टेन किया है। क्लियर जी। अब जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि जब हम फ्री कंसेंट की बात करते हैं तो उसमें 5 चीज़ें हैं। कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है और फिफ्थ है मिस्टेक। मिस्टेक है वॉइड। वॉइड की कंसेप्ट पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता जहाँ पर एग्रीमेंट ही वॉइड है कि सपोज पर्सन ने चोरी करके कोई चीज़ ले ली, या सपोज जो सिग्नेचर गन पॉइंट पे रख के करवाए थे वो सिग्नेचर गन पॉइंट पे नहीं, मतलब वैसे ही खुद से साइन कर दिए, फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। अब वो अगर गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो बायर को वैलिड टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एबल होना चाहिए, वॉइड नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी फिफ्थ पॉइंट इसमें, सेल बाय द सेलर इन पोजेशन। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 है, ठीक। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। पहले इसको हम डिस्कस कर लें कि सेल बाय सेलर इन पोजेशन। सेलर गुड्स को सेल कर चुका है, ठीक है जी। इफ़ द सेलर हैविंग सोल्ड द गुड्स इज स्टिल इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, बेचने के बाद भी सेलर के पास ही गुड्स आपने रख दी, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल छोड़ दिया, ठीक, उससे डिलीवरी जो है वो गुड्स की नहीं ली। अब अगर वो सेलर जो है उस गुड्स को सेल कर दे, प्लेज कर दे, ठीक, तो वो सेल वैलिड कंसीडर होगी। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा जी, खुद ये चीज़ सेलर करे, या सपोज आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, आपने वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर एक एलईडी पसंद कर ली, ठीक है, आपने कहा भी ठीक है ये लीजिए, कितने की, उसने बताया जी ये 30,000 की है, आपने वो 30,000 उसको पे कर दिए। अब आप कह रहे हैं जी इसको आप यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करना है, एड्रेस आपने उसको नोट करवा दिया। अब जो सेलर है वो कह रहा है जी इस समय तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं है जी, आप कल हम आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, ठीक है जी, 10 o'clock इसको हम इंस्टॉल करवा देंगे, डेमो आपको वो आके बता देगा कि किस तरह इसकी फंक्शनिंग है। आप चले गए। अब आपके जाने के बाद वो एलईडी उसी सेलर के पास ही है, उसी पोजेशन में, उसी के पर्सन की पोजेशन में है। अब कोई नेक्स्ट कस्टमर आया, उसको नहीं पता कि ये एलईडी जो डिस्प्ले है ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। अब अगर उस पर्सन ने भी पेमेंट की और जो सेलर है उस सेलर ने इस न्यू बायर को वो एलईडी अगर सेल कर दी तो ये सेल वैलिड होगी। जो फर्स्ट बायर है उसके पास रेमेडी क्या है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, पर ही हैज़ नो राइट टू गेट बैक द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलईडी फ्रॉम अ सेकंड बायर। सेकंड बायर से वो जो पर्सन है वो एलईडी वापस नहीं ले सकता। फिर यहाँ पर गुड फेथ है कि अगर सेकंड बायर को पता है कि ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है उस पर्सन को, तो अब ये गुड फेथ में नहीं परचेज है, अब वो पर्सन अपनी एलईडी वापस ले जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अगर सेलर के पास उस गुड्स का पोजेशन है, अगर वो उस गुड्स को प्लेज कर दे, खुद कर दे, या सेलर का मर्केंटाइल एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर आगे किसी को सेल कर दे, तो वो सेल वैलिड कंसीडर होगी। ठीक। नेक्स्ट है जी इसमें, अब जहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है जी, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 में कि सेल बाय सेलर इन पोजेशन था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, सेल बाय बायर इन पोजेशन। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि यहाँ पर वर्ड क्या है जी, बायर। अब अगर सपोज बायर है, बायर ने गुड्स को बाय कर लिया, तो अब वो ऑनर बन गया ऑलरेडी, अब वो जिस मर्जी को सेल करे, अब प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी। फिर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कि अगर बायर है, बायर ने गुड्स को बाय कर लिया, अब वो ओनर बन गया, ठीक है जी, तो अब वो सेल कर रहा है, तो अब तो उसके पास वही पहले वाली चीज़, एक्सेप्शन से पहले वाली बात आ गई कि ओनर ही सेल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ पर इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि वेयर एनी पर्सन हैविंग बॉट और एग्री टू बाय द गुड्स ऑब्टेनिंग विद द कंसेंट ऑफ सेलर पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है जी, द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, चाहे वो खुद करे चाहे मर्केंटाइल एजेंट करे,
तो यहाँ पर जो पर्सन है वो बायर तो है पर अभी ऑनर कंसीडर नहीं हुआ। ठीक है जी, पर्सन जो है वो बायर है पर ऑनर कंसीडर नहीं हुआ। मान लीजिए आपने गुड्स जो है वो ले लिया, पोजेशन उसका ले लिया, पर अभी पेमेंट आपकी करनी बाकी है। ठीक, तो आप बायर कंसीडर हुए पर अभी ऑनर नहीं हुए कंसीडर। तो अगर आप या आपका एजेंट उस गुड्स को सेल कर दे, प्लेज कर दे, तो वो सेल और प्लेज जो है वो वैलिड कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी। और जो सेकंड बायर होगा वो जो गुड्स की जो है डिलीवरी ले रहा है, ठीक है, ऑब्टेन कर रहा है इन अ गुड फेथ। ठीक है जी। अब वो गुड फेथ में इस चीज़ को ऑब्टेन करे, उसको ये पता ना हो कि ये पर्सन बायर तो है पर ये भी ऑनर कंसीडर नहीं हुआ। ठीक, अगर उस चीज़ को इसकी नॉलेज है तो फिर ये गुड फेथ नहीं कंसीडर होगा। यानी आपने जो है एक एलईडी ले आए, ठीक, दुकानदार से, आप जैसे पहले आपने वहाँ पेमेंट कर दी थी, ठीक, और यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि कोई नहीं जी, आप इसको एलईडी को इस जो है एड्रेस पे भेजें, तो जो छोड़ने आएगा इस एलईडी को हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक, अब आप जब वो पर्सन एलईडी लेके आपके पास आया, बायर तो हैं आप, पर आप उसको कह रहे हैं जी कोई नहीं मैं पेमेंट आपको कर देता हूँ जी, आप वहाँ पहुँचे या मैं एटीएम से निकाल के देता हूँ, जब अभी पैसे नहीं है आपको मैं पहुँचा दूंगा कल। आप बायर कंसीडर हैं पर आप ऑनर नहीं हैं अभी। तो इन केस अगर आपने उस गुड्स को फर्दर आगे किसी के पास प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया, यही चीज़ हमने प्लेज में भी डिस्कस की थी, और अगर आपने उस चीज़ को सेल कर दिया तो जो सेकंड बायर है उसको एक वैलिड टाइटल ट्रांसफ़र होगा। ठीक, नेक्स्ट अब जो है कंसेप्ट है, जो सेवन्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रीसेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया जी सेक्शन 45 में। अनपेड सेलर मीन्स अ पर्सन और अ सेलर। ठीक है जी, वर्ड वैसे क्लियर है। अनपेड मीन्स वो सेलर जिसको पेमेंट अभी नहीं हुआ, टू हुम द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, जिसको पूरी अमाउंट पेड नहीं हुई, कुछ अमाउंट पे कर दी, तब भी वो पर्सन अनपेड सेलर ही होगा। अगर गुड्स की कीमत है 10,000, आपने उसको 2,000 5,000 ही पे किया है, तो वो स्टिल अनपेड सेलर ही कंसिडर होगा। एंड टू हुम एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन पेड और द सेम हैज़ बीन डिसऑनर्ड, आपने उसको चेक दे दिया, ठीक है जी, आपने गुड जो है एलईडी परचेज की शॉपकीपर से, उस इलेक्ट्रॉनिक जो शॉपकीपर है उसको आपने चेक जो है उसके अगेंस्ट, उसकी एवज में एलईडी की बदले आपने उसको दे दिया। अब वो जो है वो पर्सन क्या है, वो चेक अगर डिसऑनर हो गया, चेक जो है वो नहीं कैश हुआ, अब वो पर्सन स्टिल अनपेड सेलर है। अब वो अनपेड सेलर के पास दो राइट हैं। पहला राइट है लेन एक्सरसाइज करने का, यानी वो आपको उठाने ही नहीं देगा चीज़ को। जैसे आपने चेक काट के दिया, वो कहता है ठीक है जी मैं अभी इसकी आरटीजीएस करवा लूँ या मैं देख लूँ आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, तो वो पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो लेन एक्सरसाइज करेगा, यानी डिटेन कर लेगा गुड्स को, जाने ही नहीं देगा। और अगर सपोज रास्ते में उसने गुड्स को भेज दिया, ठीक है, आप ये कह के चले कि उसने कहा ठीक है जी आपको शाम तक ये मिल जाएगा जो आपने एड्रेस नोट करवाया उस पर। अब उसने वो जो ट्रांसपोर्ट पे ऊपर है, जो कैरियर वाला है, उसको डिलीवर कर दी गुड्स, ठीक, और इन बिटवीन उसको पता चला कि ये जो है जी आपने पेमेंट जो है या पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक, तो उस केस में क्या है कि पर्सन जो है वो रास्ते में ही उस गुड्स को रुकवा सकता है। इस राइट को हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कह रहे हैं। जब ये दोनों राइट एक्सरसाइज करें, लेन में क्या है कि उस सेलर के पास ही गुड्स है, वो अपने पास से ही नहीं गुड्स जाने दे रहा, दूसरी तरफ उसने गुड्स जो है वो रास्ते में भेज दी, डिलीवरी फर्दर हो रही है पर उससे पहले, डिलीवरी से पहले ही वो उसको रुकवा रहा है, उसको हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कह रहे हैं। दोनों ही हालात में जब वो पर्सन सेलर है वो अब क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। जो थर्ड उसका राइट है वो राइट है रीसेल का। जब ये लेन वाला फर्स्ट राइट और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन दोनों में से जो भी कोई राइट है वो एक्सरसाइज कर लेगा, तो वो क्या करेगा, उसको फर्दर रीसेल करेगा। अब जो फर्दर रीसेल कर रहा है, द सेकंड बायर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, ठीक, तो जो ट्रांसफ़र है वो टाइटल जो है वो वैलिड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इसमें 8th पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी सेल बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 169। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है। अब सेक्शन 71 अगर याद हो
तो हमने क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिस्कस किया था कि जिस पर्सन को गुड्स जो है वो फाइंड आउट हुई हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ गॉट अ बेस्ट टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ऑनर, तो उसको जो असल मालक है वही उस फाइंडर से गुड्स को वापस लेके जा सकता है, अदरवाइज जो बाकी के पर्सन है वो उस फाइंडर से गुड्स को नहीं लेके जा सकते। और जो रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि जो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से, तो जो फाइंडर है उसकी ड्यूटी हो जाती है बेली की, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये हम कंसीडर करेंगे इसमें कि जो रियल ऑनर है, जैसे आपने खुद किसी को चीज़ दी हो रखने के लिए कि आप इसे संभाल के रखें, आपसे मैं ले जाऊंगा, इसको, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कह रहे थे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अब चाहे वो पर्सन रियल ओनर वहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी चीज़ है इसके बारे में फाइंडर को नहीं पता फिलहाल, अगर वो उठा लेता है चीज़ को तो वो पर्सन की ड्यूटी बन जाएगी बेली की, तो अब वो पर्सन जो है वो संभाल कर रखेगा चीज़ को। पर फिर यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि हम सेल की बात कर रहे हैं, ट्रांस संभाल के तो रखेगा, पर कब तक, ठीक है जी। दो हालात में वो पर्सन जो है वो, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, वो गुड्स को सेल कर सकता है। पहला कब, व्हेन द थिंग्स इज इन द डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, जब वो पेरिशेबल नेचर की गुड्स हो, जल्द खराब हो जाने वाली चीज़ हो, किसी को फ्रूट्स या वेजिटेबल की कोई बकेट मिली, ठीक है जी, मिल्क के पैकेट्स मिल गए, अब ये क्या है, पेरिशेबल नेचर की गुड्स हैं, बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। अब वो चाहे तो वो गुड्स को सेल कर सकता है, जो अमाउंट मिले उसको वो रखेगा, जब रियल ओनर आएगा तो उसको वो पैसे देने को बाउंड है। और फिर सेकंड पॉइंट कब है, जब वो सेल कर सकता है, जब उसके लॉफुल चार्जेस, यानी उसको फाइंड करने के उसके रियल ओनर को, या उसको मेंटेन करने के, जो गुड्स उसको मिली है उसको देखभाल करने में ही उसका जो एक्सपेंसेस है वो 2/3 आ गया, यानी अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो 66 रुपीज़ जो है उसको संभाल कर रखने में ही खर्च हो गए, या उसके असल मालिक को ढूंढने में ही खर्च हो गए। अब वो पर्सन जो है उसको सेल कर सकता है, बाकी की अमाउंट अपने पास रख सकता है। और क्लियर, दो कंडीशन में वो सेल करेगा सेलर गुड्स। नेक्स्ट हम 9th पॉइंट जो डिस्कस करें, सेल बाय पॉनिंग, इसको हम प्लेजी भी कह देते हैं जी। पॉन है, प्लेज है, सेक्शन 172 है जो इसे डिफाइन करता है। प्लेज मीन्स अ डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, मीन्स अ बेलमेंट ऑफ गुड्स है, बेलमेंट का ही फर्दर पार्ट है, पर पर्पज़ क्या है, एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, यानी कि किसी भी गुड्स की एज ए सिक्योरिटी में आपने जो है गुड्स को रखा है। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, कार है, उसको आप सर्विस करवाने को देते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस आपने उस मैकेनिक को दी है, हैंड ओवर की है, वो पर्सन बेली है, आप बेलर हैं। अब आपको पैसे की ज़रूरत है, सपोज करो 10-20 हज़ार रुपये आपको चाहिए, अब उसके बदले आप अपना बाइक या कार किसी को दे रहे हैं, तो वो प्लेज हो गया, पर्पस बदल गया। जिस बेलमेंट का पर्पस सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट है, यानी कि आप और जो है, जो आपका ये जो उधार आपने लिया उसकी सिक्योरिटी के रूप में आप जो है गुड्स को रख रहे हैं, उसको हम कहेंगे प्लेज, पॉन कहेंगे। तो यहाँ पर जो है पर्सन जो बेलर है, यानी जो गुड्स जो है प्लेज करेगा बेलर के रूप में होगा, उसको हम पॉनर या प्लेजर का नाम दे रहे हैं। और जिस पर्सन को दी जाएगी, ठीक है जी, गुड्स, उसको हम प्लेजी या पॉनी का नाम दे रहे हैं। ठीक, अब वो पर्सन, ठीक है जी, सेक्शन 176 में क्या है पॉनी का राइट, कि उसके पास दो राइट है। पहला राइट है उसके पास कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, ठीक है जी, और दूसरा वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक, दूसरा जब वो सूट फाइल करेगा, ठीक, तो दोनों ही राइट है उसके पास सेक्शन 176 में, कि या तो वो सूट फाइल करे फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट, कि जो उधार उसने दिया है, डेट दिया है, उसके लिए वो सूट फाइल कर दे, और दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। अब अगर पहला राइट जो उसका सूट फाइल करने का था, अगर वो टाइम बार्ड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो दूसरा राइट है गुड्स को जो सेल करने का वो भी एक्सपायर हो गया, वो भी टाइम बार्ड है। बोथ द राइट्स आर डिसजंक्टिव इन नेचर, दोनों ही राइट जो हैं
वो अलग अलग राइट है। यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाले राइट की, कि जहाँ पर जो पर्सन प्लेजी है, जो उसकी ड्यू डेट है डेट को रिकवर करने की, जो स्टिपुलेटेड डेट है, अगर उस डेट पे प्लेजर पॉनर नहीं अमाउंट पे करता, नाउ द प्लेजी हैज़ अ राइट टू सेल दैट पर्टिकुलर गुड्स आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस। सिर्फ नोटिस नहीं, रीजनेबल नोटिस देके। रीजनेबल नोटिस का मतलब है कि वो अगर जो प्लेजर है, जो पॉनर है, जिसकी गुड्स है, जिसने उसको गिरवी रखा है, वो पर्सन चाहे तो उसको रिडीम करवा सके। ठीक है, रिडीम मतलब उसके पास रिडीम करवाने के लिए एक रीजनेबल टाइम हो, एक फिर उसको लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इसको हम कह रहे हैं रीजनेबल नोटिस देना उस पर्सन को। अब वो रीजनेबल नोटिस दे के जो है वो गुड्स को अगर सेल करेगा तो बायर ऑफ सच गुड्स अक्वायर अ गुड टाइटल, तो वो उसको एक अच्छा मालिकाना हक जो है वो मिल जाएगा जो बायर होगा। ठीक है जी। पर अगर वो रीजनेबल नोटिस नहीं है, अब उसने गुड्स किसी को दे दी, ठीक है जी, गुड्स को वो कह रहा है जी मैंने सेल कर दी। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को 10,000 लिए और अपनी बाइक गिरवी रख दी। आपने कहा कि मैं आपको अप्रैल में जो है वो इसका जो अगर आप कहेंगे तो पेमेंट करके अपनी बाइक वापस ले जाऊंगा, और अगर ना कर पाया तो आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है जी। अब उस कंडीशन में क्या है कि अगर सपोज पर्सन है, पर्सन नहीं पे कर पाया, तो अगर वो प्लेजी है, प्लेजी ने उस बाइक को सेल कर दिया बिना नोटिस दिए हुए कि हाँ भाई आपका बाइक सेल किया जा रहा है, आप उसको रिडीम करवाना चाहें तो आप इस डेट तक रिडीम करवा सकते हैं। ये रीजनेबल नोटिस नहीं दिया उस पर्सन ने, पौनी ने। तो अब जो बायर होगा तो उसको क्या चीज़ ट्रांसफ़र होगी? ऑनरशिप नहीं। जो पौनी है, प्लेजी है, यही अपना ही एक तरह से जो उसका राइट था वो ही ट्रांसफ़र कर रहा है। नाउ द बायर स्टेप शूज इन द स्टेपिंग इन द शूज ऑफ द पौनी। प्लेजी के जो है वो फर्दर जो है रूप में वो पर्सन कंसिडर होगा। अब जो चीज़ है, ठीक, लास्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है जी सेल इन मार्केट ओवर्ड। इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है। इंग्लिश लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज किया था कि अगर ओपन मार्केट में, ठीक है जी, मार्केट ओवर्ड मीन्स कि अगर ओपन मार्केट है वेयर द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है जी, हैपन्स इन द ओपन मार्केट और अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ मार्केट, ठीक, उसकी मार्केट की एक कस्टम है, यूजेस है, प्रथा है, उसके मुताबिक अगर वो गुड्स में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट भी है तब भी वो जो बायर है वो विदाउट डिफेक्ट उसका जो है ऑनर कंसीडर होगा। ठीक, उस पर्सन को जो है एक अगर हम मान के चलें तो एक गुड टाइटल कन्वे होगा। अब ये जो ओपन मार्केट है, ठीक है जी, वैसे तो अगर हम देख के चलें तो इसको भी जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की हम, तो 1994 में इसको भी अमेंड करके जो है अबॉलिश कर दिया गया है। फिलहाल ये जो मार्केट ओवर्ट है, ठीक, ये अभी फ़िलहाल जो है अबॉलिश्ड है। इसमें अगर आपको स्टोलन गुड्स है या किसी तरह की चीज़ है, पहले होता था भी अगर आप इसको ओपन मार्केट में सेल कर दें तो वो सेल वैलिड कंसीडर होगी। बायर अगर इस तरह की चीज़ को परचेज कर रहा है तो वो वैलिड टाइटल ट्रांसफ़र होता है, पर फिलहाल ये जो है अभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा जो पार्ट है, इससे पहले भी हमने जो है कंसीडर की हैं अपनी कुछ एक वीडियोस जो आपके लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए। वो फर्दर सेल क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, उसके बाद कंडीशन वारंटी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, और ये अब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हम डिस्कस कर रहे हैं इसी सीरीज़ की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सीरीज़ की। ठीक है जी, तो आप इसे फ़िलहाल जो है, ठीक है जी, आपके लिए फर्दर भी जो है वो वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट।